इसमें आपको मेरी तरफ से जो फेवर मिलेगा ना वो ये मिलेगा कि मैं आपसे कोई कंसल्टेंसी चार्ज नहीं लूँगा, ठीक है। मतलब कोई आना चाहता है मलेशिया, डिप्लोमे में आना चाहता है, डिग्री में आना चाहता है, मास्टर में आना चाहता है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज योर बॉय उमर राजपूत एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो गाइस, आपको पता है कुछ दिन से मैं लापता था ठीक है। तकरीबन 15-20 दिन हो गए हैं मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की, ठीक है। तो आज मुझे टाइम मिला तो मैंने कहा चलो आज भाइयों के लिए वीडियो अपलोड की जाए, और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने लगी है, क्योंकि इसमें आपको मैं वो बताने लगा हूँ जो कोई कम ही बताता है किसी को। ऐसे लोग जो मलेशिया आना चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन उन्हें सही गाइडेंस नहीं मिल रही कि किस वीज़े पे आना चाहिए, ठीक है, कौन सा वीज़ा उनके लिए सूटेबल है। अगर वो मतलब को स्टडी भी साथ करना चाहते हैं, काम भी साथ करना चाहते हैं, ठीक है, या सिर्फ वो काम करना चाहते हैं तो क्या उनके लिए वे है, या मतलब वो यहाँ से आगे मूव होना चाहते हैं, या कह लो कि मलेशिया किस किस वीज़े पे आया जा सकता है और मलेशिया से आगे बंदा किस किस वीज़े पे जा सकता है, और इसका क्या प्रोसीजर है, क्या टाइम लगेगा इंसान का, ठीक है, कितनी उसकी जद्दोजहद है, ठीक है। तो आज हम ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिटेल से देखेंगे। तो वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, पूरी देखनी है, फिर आपको फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखा जाए मलेशिया में जो मेजोरिटी ऑफ द पीपल आते थे ना, मतलब जो ज़्यादा तादाद में लोग आते थे वो विजिट वीज़े पे आते थे। लेकिन अभी ये सिस्टम बिल्कुल क्लोज हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान से ना FIA वालों ने फ्लाई करने के लिए जो है ना उसे क्या कह लो परमिशन बंद कर दी है किसी भी पाकिस्तानी को। तो अभी दो ऑप्शन रह गए पीछे आपके पास कि आप किस किस वीज़े पे मलेशिया आ सकते हो, या वर्क वीज़े पे आ सकते हो या आप स्टडी वीज़े पे आ सकते हो, ठीक है। ठीक, इसमें दो कैटेगरीज आ जाएंगी, एक आज़ाद वीज़ा होता है, एक कंपनी का वीज़ा होता है, ठीक है। आजकल तो तकरीबन वीज़ों के रेट्स जो है ना आज़ाद और कंपनी के बहुत ज़्यादा हाई लेवल के हो गए हैं, ठीक है। वो बंदा जो चाह रहा है मलेशिया आए, वो वर्क वीज़े पे आए, ठीक है, इधर आके वो ट्रैवल हिस्ट्री भी बना ले, ठीक है, आगे भी चला जाए, ठीक है, कैन मतलब पॉसिबल है। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसे आ जाती हैं कि एक इसके पास वीज़ा है, एक मिसाल इस कंपनी का नाम है, ऐसे आप कर लो कि पेट्रोनास कंपनी का उसके बाद वीज़ा है, ठीक है। लेकिन जब वो इधर आ जाता है उसे पेट्रोनास में काम नहीं मिलता, ठीक है, उसे काम कहीं और मिलता है, किसी और कंपनी में मिलता है, ठीक है। जब उसे किसी और कंपनी में काम मिलेगा तो वो जब उधर काम करेगा उसकी सैलरी सिर्फ लेगा, लेकिन जब वो वीज़ा अप्लाई करेगा तो वीज़ा ऑफिसर देखेगा या जो इमिग्रेशन वाले देखेंगे वीज़ा इसका और कंपनी का है, ठीक है, काम ये कहीं और कर रहा है, तो वो आपकी जो है ना NOC और सैलरी से बिल्कुल भी नहीं चलेगी, ठीक है। एक इशू ये आ जाता है कि जो वर्क परमिट पे आते हैं, और दूसरा जो जिनका सही लीगली काम होता है, कंपनी भी सेम है, काम भी सेम है, तो वो तकरीबन ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। और जो आज़ाद वीज़ा होता है उसका भी तकरीबन जो है ना सिनेरियो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सही है, क्योंकि आज़ाद वीज़ा होता है वो कंपनी सैलरी स्लिप थोड़ा सा ना निज़ाम ना समझ में नहीं आता, ठीक है। तो ये थोड़ी सी मुश्किलात होती हैं वर्क वीज़े वालों को। और अगर हम स्टूडेंट वीज़े की बात करें, स्टडी वीज़े की बात करें, तो इसमें चलो ये देखा जाता है कि आपको मतलब अगर आप मलेशिया आ जाते हो, ठीक है, इधर से आपने अब ट्रैवल करना है, थाईलैंड जाना है, सिंगापुर जाना है, इंडोनेशिया जाना है, वियतनाम जाना है, कम्बोडिया जाना है, तो इसके लिए सिर्फ आपको कॉलेज से एक लेटर चाहिए, परमिशन लेटर कि मैंने ट्रैवल करना है, वो सिंपली आपको मिल जाता है। वो सिर्फ एक लेटर लगता है, ना इसमें कोई सैलरी लगती है, ठीक है, ना कोई कुछ और लगता है, सिर्फ वो लेटर लगेगा, ठीक है। और आपके पासपोर्ट पे आपको वो वीज़ा मिल जाएगा, ठीक है, सिंगापुर का, थाईलैंड का। थाईलैंड के लिए थोड़ी सी स्टेटमेंट चाहिए होती है 5-6 हज़ार रिंगिट की, लेकिन ये है कि वो हो जाता है। तो ये था वर्क वीज़ा और ये था स्टूडेंट वीज़ा। स्टूडेंट वीज़े पे आपको फ़ायदा ये होगा कि ठीक है, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, उसका मैट्रिक है, वो मलेशिया आ सकता है। एक स्टूडेंट है, उसने FSC की है, वो मलेशिया आ सकता है, ठीक है। तो वो स्टूडेंट जिनके पास आप कह लो कि फॉर एग्जांपल मैट्रिक कलेक्शन है, ठीक है, सिर्फ मैट्रिक उन्होंने की हुई है, उनके लिए इधर ऑप्शन बनता है 2.5 साल का डिप्लोमा होता है, ठीक है, इधर 2.5 ईयर का। उस डिप्लोमे के दौरान वो ट्रैवल कर सकता है, कहीं भी जा सकता है, थाईलैंड, सिंगापुर, कम्बोडिया, ठीक है। इवन कि वो यूरोप भी अप्लाई करे, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, USA, किधर भी अप्लाई करे ना, पॉसिबल है। लेकिन आपको पता है हर कंट्री अपनी एक वर्थ रखती है, ठीक है। यूरोप आपने अगर जाना है तो आपकी कम से कम ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए, तो थोड़ी बहुत ही आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद बात कुछ इस तरह से है कि वो जब स्टूडेंट इधर आ जाता है, ठीक है, इधर आने के बाद उसका मोटिव अगर तो है कि उसने स्टडी करके स्टडी टू स्टडी आगे जाना है, मतलब उसने मलेशिया में डिप्लोमा कर लिया, उसने बैचलर के लिए UK जाना है, ठीक है,
बैचलर के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना है, फिर तो वो आराम से अपनी स्टडी करे, उसे कोई ज़रूरत नहीं है ट्रैवल हिस्ट्री बनाने की। अगर 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 वो बंदा 50-50 के काम भी करता है, पढ़ता भी है, उसका मेन मोटिव है बस यहाँ से आगे निकलना, ठीक है, यहाँ से उसने यूरोप जाना है, यूएसए जाना है, कनाडा जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो उसका फिर ये होना चाहिए वो आता है इधर इधर आके अपना काम भी करे, साथ में कॉलेज के साथ जस्ट माइनर सा टच रहे, ठीक है, हफ्ते में 1 दिन, 2 हफ्तों में 1 दिन, 2 हफ्तों में 2 दिन, ठीक है, इतना बस वो माइनर सा कॉलेज के साथ टच रहे। इतने में जो है ना वो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बना ले। एक पहले साल में मतलब वो 3 कंट्री में 4 कंट्री में हुआ है, थाईलैंड, सिंगापुर, कंबोडिया, एक उनका विजिट कर ले, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट में थोड़ी सी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करके, मतलब जब आपका सेकंड स्टिकर लगेगा, क्योंकि आपको पता है मलेशिया में जो आपकी ड्यूरेशन होगी ना डिप्लोमे की वो 2.5 साल की होगी, 2.5 ईयर, लेकिन आपका जो परमिट होता है ना, स्टिकर वीज़ा होता है, वो पहले 1 साल का लगता है, फिर अगले साल का लगता है, फिर अगले साल का लगता है। तो जब आपका नेक्स्ट स्टिकर लगेगा ना दूसरे साल का, तो उसमें अगर आप इवन जापान के लिए भी अप्लाई करोगे, अगर आप इटली, जर्मनी वगैरह के लिए अप्लाई करोगे, तो वो पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। इसमें यह नहीं है कि आपको और आपको पता है मलेशिया की जो वीज़ा है ना उसकी रिजेक्शन भी नहीं है। इसमें यह है कि आपको फ़ायदे इसमें यही आ जाएंगे कि आप इधर आके अगर आप कह लो कि ट्रैवल हिस्ट्री बना लोगे, कल को अगर आप किसी वजह से पाकिस्तान भी जाते हो, पाकिस्तान से भी अप्लाई करते हो, लेकिन आपके पास पासपोर्ट की स्ट्रेंथ होगी, ठीक है, वरना आप अगर इधर से ही अप्लाई करते हो तो आपके वीज़ा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इवन 4 स्टिकर हो ना, 4 स्टिकर, थाईलैंड, सिंगापुर, कंबोडिया, और एक आप लगा लो या श्रीलंका का विजिट लगा लो या दुबई का विजिट लगा लो, ठीक है। इवन अगर आप ये 4 कंट्रीज विजिट करते हो तो उसके बाद अगर आप इटली, जर्मनी, फ्रांस, इनका अगर आप विजिट वीज़ा अप्लाई करते हो ना, तो तकरीबन 80 to 85% चांस होते हैं कि आपका वीज़ा लग जाए, क्योंकि आप पाकिस्तान से आउट हो, आप इंडिया से आउट हो, आप बांग्लादेश से आउट हो। जब आप अपनी कंट्री से किसी और कंट्री में टाइम स्पेंड करते हो, फिर उधर से आगे मूव होने के लिए अप्लाई करते हो, तो वो वीज़ा चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है आजकल पाकिस्तान के हालात बहुत ही डाउन है। पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया के वीज़े, कनाडा के वीज़े तो मैं कहता हूँ ना होने के बराबर ही है। कुछ 100 में से तकरीबन कोई 10 फाइलें हैं, ठीक है, जिनके अप्रूव हो रहे हैं, बाकी जो 90 है वो रिजेक्शन आ रही है, चाहे आपके 80% मार्क्स हैं, चाहे आपके 90% मार्क्स हैं। अभी वो सिस्टम सिर्फ लक पे रह गया, लेकिन कह लो कि लक भी ऐसी चीज़ है कि ना चले तो कभी नहीं, चल जाए तो पहले झटके में। तो मेरा जो मशवरा है ना, मेरा जो मशवरा है और मेरा जो ज़िंदगी का जो आप कह लो कि एक्सपीरियंस है, लक के पीछे ना ज़्यादा उम्मीद नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि जब लक इंसान का कह लो कि नहीं ना लगता तो लक इंसान का टूट जाता है। और जब लक टूट जाता है ना इंसान का, मतलब कमर जब ये टूट जाती है ना, तो वो कुछ करने के काबिल नहीं रहता। कुछ लोग होते हैं जिनमें हिम्मत होती है। तो इसके लिए आपको यही चाहिए कि आप अगर मलेशिया आना चाहते हैं, ठीक है, आप मलेशिया आएँ, क्योंकि इधर आके आपके पास ऑप्शन निकल आते हैं। आप ट्रैवल हिस्ट्री बना सकते हो, ट्रैवल हिस्ट्री के बाद आप आगे मूव कर सकते हो। आगे मूव करोगे तो ये है कि आपका जो मोटिव है ना वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक बात एक और आ गई, जब देखा ये जाए कि जी हमारे पास कोई कंसल्टेंट नहीं है, ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे एक कुछ दोस्त आए हैं पाकिस्तान से, सरकार के कह लो कि वो 1 लाख जो है ना कंसल्टेंसी देकर आए हैं। कह लो जी, एजेंट कहते हैं डन बेस वीज़ा है, डन बेस वीज़ा है, आपका वीज़ा लगेगा ही लगेगा, ना लगेगा तो आप पैसे नहीं दोगे, डन बेस है, लेकिन 1 लाख कंसल्टेंसी है, 1,20,000 कोई देकर आ रहा है कंसल्टेंसी। ऐसे एक स्टूडेंट आया, वो 1 लाख रुपए दे के आया कंसल्टेंसी। तो कुछ आपको पता है यूट्यूब पे भी हजरात हैं, वो भी काम करवाते हैं, ठीक है, ठीक करवाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कंसल्टेंसी अपनी है, मेहनत अपनी है, ठीक है। तो इसमें आपको मेरी तरफ से जो फेवर मिलेगा ना, मेरी तरफ से आपको ये फेवर मिल सकता है, क्योंकि आप मुझे जानते हो सब भाई, ठीक है, आप वीडियोस देखते हो, फॉलो नहीं करते, आप सब्सक्राइब नहीं करते, ठीक है। इसमें आपको मेरी तरफ से जो फेवर मिलेगा ना वो ये मिलेगा कि मैं आपसे कोई कंसल्टेंसी चार्ज नहीं लूँगा, ठीक है। मतलब कोई आना चाहता है मलेशिया, डिप्लोमे में आना चाहता है, डिग्री में आना चाहता है, मास्टर में आना चाहता है, ठीक है, ना उसके लिए बैंक स्टेटमेंट चाहिए, ना उसके लिए आर्ट्स चाहिए, ये मैं आपको पहले बता दूँ, ठीक है। अब मेरी कंसल्टेंसी जो होगी वो पता क्या होगी, सिर्फ आपने मेरे यूट्यूब चैनल को ना सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करना है, जो आप वीडियो देख रहे हो ना एट द टाइम, वो आपने सिर्फ उस पर कमेंट करना है और लाइक करना है, ठीक है। अच्छा कमेंट है, बुरा कमेंट है, सिर्फ मेरी कंसल्टेंसी ये होगी कि आपने जो है ना मेरी सिर्फ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। फर्स्ट जो 10 स्टूडेंट होंगे ना, कोई मतलब पहले 10 स्टूडेंट जो आना चाहते हैं मलेशिया, उनसे कोई कंसल्टेंसी नहीं चार्जेस होगी, ठीक है।
सिर्फ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसे थोड़ा सा एक्सप्लोर कर दें, क्योंकि मुझे काफ़ी देर से मैं इस पे जो है ना मेहनत कर रहा हूँ और मुझे इसका जो है ना कोई खास रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो मेरा दिल कभी कभी करता है कि मैं इसे बंद ही कर दूं, लेकिन अभी आपको मैं फेवर दे रहा हूँ, आप मुझे फेवर दो, ठीक है। तो अगर आप इसे सब्सक्राइब करोगे, इसे एक्सप्लोर करोगे, ठीक है, तो आपका सारा जो है ना प्रोसेस। हाँ, एक मैं आपको बात पहले बता दूँ, वो बंदा मुझसे कॉन्टैक्ट करे, ठीक है, वो बंदा मुझसे कॉन्टैक्ट करे जो रियली मलेशिया आना चाहता है। वो बंदा मुझसे कांटेक्ट करे जो मलेशिया आना चाहता है। ये नहीं है कि मैं उसका ऑफर लेटर मंगवा लूँ, उसका स्टेटस ऑनलाइन हो जाए, बाद में मुझे कि यार मेरा फीस का इशू है, मेरा ये वाला इशू है, मैं अभी नहीं आ सकता, मैं 6 महीने बाद आ सकता। ऐसे बंदे के साथ मैं बहुत बुरा पेश आऊँगा, क्योंकि मैं आपको फेवर दे रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे जलील करवाओ, क्योंकि ऐसे ही होता है। क्योंकि कुछ एजेंट होते हैं ना, वो एडवांस ले लेते हैं 10,000 20,000, ठीक है। उनको पता होता है अभी कोई स्टूडेंट मुझसे मतलब कट ऑफ भी होगा तो इसमें मेरा नुकसान नहीं है, उसी का नुकसान है। तो अगर मैं आपको फेवर दे रहा हूँ तो इसका ये मतलब है कि आपने भी मुझे ना इसका पॉजिटिव में रिस्पॉन्स देना है। ये ऐसा ना हो कि आप जो ऑफर लेटर लेके उसके बाद कहें नहीं जी मेरे पास पैसे नहीं हो रहे। क्योंकि मुझे 1-2 लड़कों ने तंग किया है इस तरह। एक दोस्त था मेरा, ठीक है, उसने मुझे कहा कि मैंने आना है, ठीक है, मैंने उसका प्रोसेस करवा दिया, उसका ऑफर लेटर भी आ गया, उसका स्टेटस भी ऑनलाइन हो गया, मतलब उसका वीज़ा प्रोसेस जो है ना स्टार्ट हो गया था। इसमें यह था कि उसने अभी फीस पे करनी होती है तो उसके बाद स्टार्ट हो जाता है। मतलब यह है कि वो कह लो कि एक इंसान है ना दौड़ के लिए, मतलब वो लाइन पे खड़ा हो गया, वो फायर होना है तो उसने भागने शुरू हो जाना। इसमें यह है कि वो लाइन पे उसका केस स्टार्ट हो गया था, उसने फीस पे करनी थी तो उसके 15 दिनों में 17 दिनों में वीज़ा आ जाना था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो मुझे इसमें बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। तो इसलिए मैं पहले मेंशन कर दूं, अगर कोई ब्रदर अगर कोई आना चाहता है वो मुझसे रब्ता कर सकता है। मैं अपना इंस्टाग्राम की आईडी मेंशन कर देता हूँ, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में कर देता हूँ, ऊपर स्क्रीन पे कर देता हूँ। इसमें यह है कि आप ना अगर मलेशिया आना चाहो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हो, आपसे कोई कंसल्टेंसी नहीं ली जाएगी, आपको बहुत अच्छा गाइड किया जाएगा। और कल को अगर आपने आगे मतलब आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया, आपका पहले तो मोटिव जाना जाएगा ना कि आपने किस बिहाफ पे किस लिए मलेशिया आना है, कि आप यहाँ पे रहना चाहते हो, यहाँ से आगे जाना चाहते हो, किस कंट्री में जाना चाहते हो, आपका बजट क्या है, ईच एंड एवरीथिंग पहले तो आपसे ये डिस्कस की जाएगी, उसके बाद आपको बताया जाएगा आपके लिए बेस्ट वे कौन सा है, ठीक है। तो ये आज की वीडियो थी, ठीक है। तो आपको मैं पहले बता दूं, अभी देख लो, मैं अभी फेवर में मैंने बोला है कि आप यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब करोगे, ठीक है, तो आपको कह लो कि आपका केस जो है ना मैं फ्री में लेकर चलूँगा, ठीक है। आपका इजीली आपका प्रोसेस होगा, किसी किस्म का इशू नहीं होगा, ईच एंड एवरीथिंग आपका बहुत स्मूथली होगा। तो आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो, मैं आप पे ट्रस्ट कर सकता हूँ। अगर तो मेरा ट्रस्ट तोड़ा किसी एक स्टूडेंट ने भी ऐसा किया तो मैंने उसी दिन ये चैप्टर क्लोज कर देना। मैंने कहना है बस जी इतनी देर तक थी समाज सेवा, बस इतनी देर तक ही थी, ठीक है। तो इसी तरह हम आज की वीडियो को क्लोज करते हो। तो मैं अगेन बोल दूं कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में लाजमी बताना है, लाइक करो और कमेंट में लाजमी बताना है कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।